नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इन लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी कुछ देख चुके हैं। हम बात कर चुके हैं फील्ड की, हम बात कर चुके हैं फोर्स की, हम बात कर चुके हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी की, और हम बात कर चुके हैं कंडक्टर्स की। आज हमें कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स की बात करनी है। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे कि इस चैप्टर को हमें कैसे डील करना है, इस टॉपिक को कैसे डील करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इससे पूछी जाती हैं, तो एक एक करके हम सारी चीजें यहां पर देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा कैपेसिटर्स। तो करते हैं स्टार्ट, बढ़ते हैं आगे। कैपेसिटर क्या होते हैं? जब दो कंडक्टर्स को पास पास रखा जाता है, दे फॉर्म अ कैपेसिटर। यू कैन से दैट व्हेन टू कंडक्टर्स placed close to each other, two conductors placed close to each other forms a capacitor. दो कंडक्टर जब पास पास रखे जाते हैं तो बेटा वो एक कैपेसिटर को बनाते हैं। कैपेसिटर होता क्या है बेटा? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, और हर कैपेसिटर के स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या चीज है? कैपेसिटेंस है बेटा कि कितना चार्ज वो स्टोर करेगा पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज कैपेसिटेंस। ठीक, इसको आप ऐसे समझो कि मान लिया मैंने यहां पर एक कैपेसिटर रखा, एक कंडक्टर रखा, यहां पर भी एक कंडक्टर रखा। अगर मैं इसको चार्ज क्यू दे रहा और इसको माइनस क्यू दे रहा, तो इसका कुछ पोटेंशियल वी पॉजिटिव होगा और इसका पोटेंशियल कुछ वी नेगेटिव होगा। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। भाई इसका जो पोटेंशियल आएगा ये इस चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, और जो इसका पोटेंशियल आएगा वो भी चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, है ना भाई? जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो भी प्रोपोर्शनल टू चार्ज ही होगा। ठीक, तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन ओपन करने के बाद वैल्यू लिखी जाती है Q इक्वल टू सी डेल्टा। ठीक, तो हमें देखने को मिल रहा कि C क्या है? C है Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा पर यूनिट वोल्टेज। ठीक, तो ऐसा देखने में लगता है कि जो कैपेसिटेंस है इस सिस्टम की वो डिपेंड कर रही Q और डेल्टा V पर। Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही और डेल्टा V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बार जो चीज दिखती है वो हो जरूरी नहीं है। हर बारी जो चीज दिखे वो ही हो जरूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत भोले दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत शातिर होते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें आमतौर पर लड़कियों के बीच में पाई जाती है, दिखने में एकदम भोली भाली, लेकिन आगे कुछ कहूंगा नहीं, समझदार को इशारा काफी। खैर वापिस आते हैं यहां पर, और हम कह रहे हैं कि सी इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा वी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भाई कि सी डायरेक्टली इक्वल टू क्यू है, इनवर्स डेल्टा वी। ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं। अगर आप डेल्टा वी को डबल करोगे तो बेटा क्यू भी डबल हो जाएगा और रेशो सेम रहेगा। तो कैपेसिटेंस ना चार्ज पे डिपेंड करता, ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता। ये जो रेशो है ये किस चीज पे डिपेंड करती है? तो बेटा देखो, सी जो है वो सी डिपेंड करता है, सी डिपेंड्स अपॉन सी किस चीज पर डिपेंड करता है? सी डिपेंड्स अपॉन पहली चीज कि कंडक्टर का शेप और साइज क्या है। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। अच्छा भाई, और किस पर डिपेंड करता है ये? व्हाट एल्स इट डिपेंड्स अपॉन? ये डिपेंड करता है कि इनके पीछे दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक, और किस पर डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन क्या है,
क्या ये आमने सामने रखे हैं, क्या ये ऐसे रखे हैं, तिरछे रखे हैं, किसी एंगल पे रखे, कैसे रखे हैं, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ये ओरिएंटेशन कहो या रिलेटिव ओरिएंटेशन कहो बेटर रहेगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन। And last but not the least, it depends upon the medium in which it is put. It depends upon the medium. मीडियम खुद भी पोलराइज होकर एक फील्ड पोटेंशियल उन सबको भी जनरेट कर सकता, जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो आपको ये फैक्टर बताने पड़ेंगे, तब जाकर मैं सी निकाल पाऊंगा। आपको बताना पड़ेगा इसकी शेप क्या है, इनका साइज क्या है, ये रखे कैसे हैं, इनका ओरिएंटेशन क्या है, इनके बीच में मीडियम क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये बताओगे तब जाके मैं कैपेसिटेंस निकाल पाऊंगा। तो पहला एक केस देखते हैं, उसमें कैपेसिटेंस निकालने की करते हैं कोशिश। तो ये है C इक्वल टू Q बाय डेल्टा V। ये तो दिखावा है, ये दिखावा है। ऐसा लग रहा है कि C जो है वो Q पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि C जो है वो डेल्टा V पे डिपेंड कर रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे, एक बड़ी बैटरी लगाओगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बड़ा करोगे, चार्ज भी डबल हो जाएगा, रेशो सेम रहेगा। तो ये रेशो है, जो कैपेसिटेंस है, ये उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। आ रही बात समझ में? चलो बड़े आगे बच्चा लोग। तो सबसे पहला सिस्टम हमारे पास आता है, इसको बोल रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या मतलब है इसका? हमारे पास 2 इनफाइनाइट प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये रही, सुंदर नहीं बनी, दोबारा बनाएंगे हम। सुंदरता से हमें प्यार है, हम कहते ही हैं सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। बढ़िया, ठीक है भाई। 2 प्लेट बनाएंगे हम। बेटा ये 2 इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, इस तरीके से रखी हुई हैं, ऐसे जा रही हैं इन्फिनिटी तक, पीछे की तरफ अंदर प्लेन के अंदर जा रही है। अगर दिखाने की कोशिश की जाए तो कुछ इस तरीके से जा रही है, प्लेट इन्फिनिटी तक जा रही है। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, नीचे भी इन्फिनिटी जा रही, अंदर भी इन्फिनिटी जा रही। 2D के अंदर दिखाऊं तो 2D में एक प्लेट यहां पे दिखेगी, एक प्लेट यहां पर दिखेगी, बस आपको। इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो ए है, कभी ए है। इनके बीच में डिस्टेंस बेटा डी है, ठीक है। तो व्हाट इज द शेप? आप कह सकते हैं एक स्क्वायर टाइप की शेप या रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है, बट वो इनफिनाइट है, बट बहुत ही बड़ा है। साइज मैंने कह ही दिया कि वेरी लार्ज, बट दैट इज द एरिया इज ए। नाउ व्हेन वी से वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, इट इज अ रिलेटिव टर्म। अर्थ बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है? अर्थ बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है? अब आप कहोगे भैया अगर हम अपने रिस्पेक्ट में देखें तो हमारे लिए तो अर्थ बहुत बड़ी है, हमारे लिए तो अर्थ बहुत बड़ी है। लेकिन अगर सन के रिस्पेक्ट में देखें तो अर्थ छोटी सी है। सन तो अर्थ से बहुत बड़ा है ना, इसलिए अर्थ सन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। और अगर गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में देखें तो एक पॉइंट बिंदु भी नहीं है वो। अर्थ इज सो स्मॉल, और उस अर्थ के ऊपर तो हम इतने स्मॉल है, और हमारे सामने चींटी इतनी स्मॉल है, और चींटी के सामने बैक्टीरिया इतना स्मॉल है। तो बड़ा या छोटा ये रिलेटिव टर्म है। तो व्हेन आई से इट इज वेरी लार्ज, इट हैज एरिया ए, दैट डजंट मीन कि एरिया जो है वो अर्थ के एरिया के कंपैरेबल हो जाएगा। नो, किससे बड़ा किससे छोटा? तो जो इस प्लेट की डायमेंशंस है ना, दे आर वेरी लार्ज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। The dimensions of the plates are very large compared to the distance between the plates, like 100 times, 200 times, like that. इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं कह रहा कि जो प्लेट की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर्स में है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मिलीमीटर्स में या माइक्रोमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, ये माइक्रोमीटर में या मिलीमीटर में रहेगा। यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? काफी बड़ा डिफरेंस आपको मिल रहा, ठीक है ना?
वो 50 टाइम्स 100 टाइम्स इस तरह के फैक्टर्स में जा रहा, और जब स्क्वायर करेंगे तो एरिया और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या कह रहे हैं, देखो हमने कहा कि देखो ये लार्ज प्लेट्स हो गई डी के सामने, डी इज वेरी स्मॉल ऑब्वियसली, तो व्हेन यू गिव इट चार्ज क्यू एंड गिव इट माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज का आधा लेफ्ट में आधा राइट में जाता है, पता है आप लोगों को, लास्ट में बताया था मैंने आपको। टोटल चार्ज जीरो है, क्यू माइनस क्यू जीरो हो गया, तो जीरो का आधा जीरो यहां पर आएगा, जीरो यहां पर आएगा, तो क्यू यहां पर कट होगा और उसके सामने माइनस क्यू यहां पर कट होगा, जीरो जीरो क्यू वन माइनस क्यू, जीरो जीरो क्यू वन माइनस क्यू, इस तरीके से प्रकट हो जाएंगे। तो बेटा यहां तो चार्ज ही नहीं है, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी जीरो हो गई, यहां चार्ज है तो यहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस फेस पे चार्ज डेंसिटी होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोल रहा हूं सॉरी, क्यू बाय ए। और यहां पर होगी बेटा माइनस सिग्मा, दैट इज क्यू बाय ए। और आपको मैंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसके सामने जो फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप होगा सर इसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई, सर इसकी वजह से भी तो आएगी एक और, तो इट शुड बी 2 टाइम्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं बेटा गलती नहीं करनी, ऐसी ऐसी गलती नहीं करनी, ना 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 मुन्ना ना, ऐसी गलती नहीं करनी। जो ये फील्ड है ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से आ रही, ये पूरे ब्रह्मांड की वजह से आ रही, पूरे ब्रह्मांड की वजह से, दैट्स अ नेट फील्ड हियर। कंडक्टर पे अगर कहीं पर भी आपने कहा सिग्मा है तो उसके सामने फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, इसकी वजह से, सबकी वजह से मिलाकर। तो यहां पर अगर मैंने फील्ड लिखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो उसमें इसका वजह है और इसका वजह, सबका वजह मिला हुआ है, सबका वजह मिला हुआ है, सबका मिलाकर नेट फील्ड इतनी आएगी। आ रही बात समझ में आपको? तो यहां से लेकर यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बेटा। हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड इनटू डिस्टेंस। फील्ड कितना हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस डी है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। देखिए सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा है क्यू बाय ए, बहुत खूब। तो अब हम कह रहे हैं कि जो क्यू होता है ना वो होता है सी इंटू डेल्टा बी, क्यू इज सी इंटू डेल्टा बी। तो अगर फ्रॉम यहां से हम देखें तो हम लिखेंगे क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डेल्टा बी, एंड अगर इनको कंपेयर कर दे तो आई कैन से दैट सी कुछ और नहीं बल्कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। प्लेट कैसी है बेटा, प्लेट है प्लेनर, प्लेन प्लेट्स हैं आपके पास, स्क्वायर शेप्ड प्लेट बोल सकते हो आप इनको, ठीक है ना, स्क्वायर शेप्ड प्लेट्स आपके पास हैं, बड़ी स्क्वायर शेप्ड प्लेट्स आपके पास। साइज क्या है, एरिया ए दे रखा है आपको, डिस्टेंस क्या है डी दे रखा है आपको, एरिया दिया डिस्टेंस दिया, प्लेट का शेप दिया, प्लेट का साइज दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, रखी कैसे, ओरिएंटेशन कैसी है, पैरेलल रखी है, हाउस ओरिएंटेशन पैरेलल रखी है। आ रही है समझ में? तो प्रॉब्लम इसके अंदर मीडियम क्या है, वैक्यूम है। मीडियम चेंज करेंगे क्या होगा उसकी बात मैं करूंगा, अभी आगे करूंगा, बट फिलहाल हम कह रहे हैं मीडियम क्या है, वैक्यूम है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला नाउ, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाए कम कर दें तो C चेंज हो जाएगा, अगर आप प्लेट्स को नजदीक लेके आएंगे तो C बढ़ जाएगा, प्लेट्स को दूर लेके जाएंगे तो C घट जाएगा। दैट्स द फॉर्मूला। भाई ये तो फॉर्मूला है ही, ये रिलेशन है इनफैक्ट, C का डेल्टा V का और Q का रिलेशन है आपके पास, बट C का निकालने का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आ रही बात समझ में? ये भी रिलेशन है, अगर आपको कैपेसिटर में चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो निकाल सकते हो, बढ़िया एक्सटर्नल फैक्टर्स आगे तरीके से। कैपेसिटेंस उस चार्ज की वजह से नहीं है, कैपेसिटेंस उस स्पेस की वजह से, उस कंडक्टर की वजह से। आ रही बात समझ में? कैपेसिटेंस उस चार्ज की वजह से नहीं है, कैपेसिटेंस बैटरी की वजह से नहीं है, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं है, कैपेसिटेंस है बिकॉज इन प्लेट्स की वजह से। अगर चार्ज नहीं भी है इनके ऊपर ना तो भी उसकी एक कैपेसिटेंस तो है ना। चार्ज बढ़ने का बढ़ने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, चार्ज कितना है इससे कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, चार्ज कितना आएगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाने पर वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है रिलेशन के साथ, बट कैपेसिटेंस कितनी है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, वो दिखावा है। असली कहानी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
तो दिखावे पे नहीं जाना है, पाउडर वाउडर हटा के देखना है। दिखावे पे नहीं जाना है, ठीक है ना। रूप कुछ और है, दिख कुछ और रहा है। खैर, लड़कियों का यही होता है, मतलब शादी में जाने से पहले 2 घंटे तो मेकअप करती लगी रही है, पोतने में पेंटिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से, और ब्रश पड़े इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ब्रश पड़े, क्या करना है, कौन सी पेंटिंग करोगे, सब मुंह पे पेंटिंग हो रही है उससे। सवाल है भैया, बहुत गजब। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पार्टी खत्म होने के बाद क्या होता है, उसके बाद मेकअप हटाने की जद्दोजहद चालू होती है। आधा घंटा तो मेकअप निकालने में लगता है, बालों के अंदर इतनी पिन लगा लेंगे, इतनी पिन लगा लेंगे बालों के अंदर कि पिन खोलने में ही आधा घंटा निकल जाता है। आपने दर्द समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे अभी आप, हो जा रही तो शादी आप लोगों की, तब मालूम पड़ेगा आपको। खैर, एब्सोल्यूट ए बाई डी। कहीं पर जाना हो ना तो एक अपना ही इवेंट चलता है घर पे, जाने से, घर से निकलने से 2 घंटे पहले तैयारी शुरू होती है, और घर पे पहुंचने के बाद भी कम से कम आधा पौना घंटा तैयारी चलती रहती है। मतलब मेकअप निकालना है, पिन खोलनी है, तमाम, ठीक है, बहुत बखड़ है। हम लोग हो गया 15 मिनट पहले उठते, 15 मिनट पहले, जब वो कहते भाई चलना रही है क्या, तुम नीचे उतरो, आ रहे, 15 मिनट पहले उठते हैं, ठीक है, कपड़े पहले तैयार, ये हमारा है। खैर, कवेटेंस एब्सोल्यूट ए बाय डी, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर केवल चार्ज नहीं, एनर्जी भी स्टोर कर रहा, कितना एनर्जी उसके अंदर आ रहा उसकी हमें बात करनी है। कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी भी स्टोर होती है बेटा, अब कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है हम जानना चाह रहे हैं, कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना भाई। तो हमने कहा कि देखो भैया, अगर ये कैपेसिटर है, हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हमने कहा भैया देखो ये कैपेसिटर है, ये डिस्टेंस डी है, ये एरिया ए है, ठीक, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से एक डी क्यू चार्ज उठा रहे, और इस डी क्यू चार्ज को उठाकर हम इसके ऊपर लाकर रख रहे, इस प्लेट से डी क्यू चार्ज उठा रहे और उठाकर इस प्लेट पे लाकर रख रहे, ठीक, सारी बात समझ, या यहां पे नेगेटिव प्लेट है ना तो उल्टा बोलते हैं, इनफैक्ट उल्टा डायरेक्शन देते हैं उसको, यहां डी को उठाएंगे और यहां पे लाके रखेंगे, ठीक, फिर बात आपको। तो यहां पर बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा आपके पास कितना, क्यू बाई सी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू बाई सी। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस में डी क्यू चार्ज ट्रेवल कर गया, तो एक वर्क हुआ होगा और उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई होगी, तो जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो आएगा क्यू बाई सी, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डी क्यू, जो कि चार्ज ट्रेवल हुआ। और ऐसा कर रहे हम, चार्ज को 0 से लेकर क्यू तक लेकर आ रहे हैं, स्टार्टिंग में कोई चार्ज था नहीं, कोई चार्ज था नहीं, हम डी क्यू लाए, डी क्यू लाए, डी क्यू लाए, डी क्यू लाए, चार्ज बढ़ते बढ़ते माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, और डी क्यू चार्ज लेकर आए, तो यहां पर चार्ज और बढ़ेगा, और कब होगा, ठीक है ना। तो हर डी क्यू चार्ज ले जाने में कुछ वर्क डन हो रहा होगा, कुछ एनर्जी में स्टोर हो रहा होगा, तो डी यू इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डी क्यू, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ना डेल्टा यू एंड डेल्टा यू क्यू, तो डेल्टा यू एंड डेल्टा वी, डेल्टा यू इज क्यू टाइम्स डेल्टा वी, ये होता है। या ऐसे में समझो, ऐसे समझ लो, व्हाट इज वर्क डन,
व्हाट इज वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज दिस, और यहां पर चार्ज ट्रेवल हो रहा, तो यू कैन से दैट इज नथिंग बट dq into v और डेल्टा v, व्हाटएवर यू वांट टू से। डेल्टा v के पोटेंशियल डिफरेंस में जब dq चार्ज ट्रेवल करेगा तो उस पे होने वाला वर्क डन कितना होगा, डेल्टा q इंटू v होगा। v को हम डेल्टा v लिख रहे हैं बेसिकली, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने कहा भी q चार्ज गया या dq चार्ज गया, पोटेंशियल कितना था q बाई सी, क्योंकि चार्ज कितना था पहले, q था। इतने पोटेंशियल डिफरेंस में इतना चार्ज ट्रेवल किया, इतना वर्क डन होगा। ठीक है, अब ये चार्ज जीरो से लेकर कैपिटल की तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहा, हमारा फॉर्मूला गया हाफ q स्क्वायर बाय सी। बेटा ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे अगर चार्ज q है तो उसके अंदर स्टोर होने वाला पोटेंशियल एनर्जी है हाफ q स्क्वायर बाय सी। अब क्योंकि यहां पर हम q को cv लिख सकते हैं, तो वी कैन आल्सो राइट दिस एज हाफ cv का स्क्वायर, एक से तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूले आ रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के, ये फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के। आ रही बात समझ में, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के फॉर्मूले आ रही है, हाफ q स्क्वायर बाय सी या हाफ cv स्क्वायर। इन फॉर्मूलास को आपको रखना है याद, इन फॉर्मूला को आपको याद करना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चले आगे, अब बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी। हाउ मच इज द एनर्जी डेंसिटी, कितना एनर्जी स्टोर होता है, कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है, ये हम निकालना चाहते हैं। हाउ मच एनर्जी स्टोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी किसकी है, क्या ये कैपेसिटर की है, क्या ये फील्ड की है? बेटा ये फील्ड की होती है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी किसकी है बेटा, ये एनर्जी कैपेसिटर की नहीं है। कैपेसिटर तो एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर रहा, बट किस एनर्जी को स्टोर कर रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा। तो एनर्जी किसकी है बेटा, एनर्जी उस फील्ड की है, ठीक है, ध्यान रखना। कैपेसिटर के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन कैपेसिटर हो ना हो, अगर फील्ड है तो एनर्जी डेंसिटी तो होगी, एनर्जी भी होगी, बट कैपेसिटर के केस में निकालना चाह रहे कितनी आती, ठीक। तो देखो हम कह रहे हैं कि जो कैपेसिटर हमारे पास है इसका एरिया ए है, डिस्टेंस इनके बीच में डी है, तो ये वॉल्यूम है जिसमें एनर्जी स्टोर होने वाली है, जो ये वॉल्यूम है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होने वाली है, बेटा ये वॉल्यूम हमारे पास है कितनी, ए इंटू डी। और कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है इसमें, हाउ मच एनर्जी स्टोरिंग, इट इज हाफ सी वी स्क्वायर, इट इज हाफ सी वी स्क्वायर, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वॉल्यूम कितना बेटा हमारे पास, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, इसको हम एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं, ईडी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हमारे पास, ए इंटू डी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी, सी का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डिनोमिनेटर में ए इंटू डी, ए और ए कट गया। But there is a relation between electric field, potential difference and distance d. V equals to E into D होता है, V equals to E into D होता है। So from here we can say that कि भैया V by D is nothing but E, and we can place it here and write the energy density equals to half epsilon naught E square. Energy density is half epsilon naught E square. ये फॉर्मूला अब आपको याद करना है एनर्जी डेंसिटी का। आ रही बात समझे, एनर्जी डेंसिटी ये आ गया, क्लियर। अभी इसके ऊपर बेस करके ना मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, थोड़ी उसका डिस्कशन करेंगे आगे चल के करेंगे। देयर इज सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट एज वेल, जिसको हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी है, ये है एनर्जी पर वॉल्यूम। कैपेसिटर हो या ना हो, अगर फील्ड ई है तो एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, किसी की वजह से भी हो,
फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटर हो ना हो, यू कैन राइट हाफ टी स्क्वायर बिंदास, बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, जानना चाह रहे। ठीक, देखो भैया, प्लेट्स, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, तो यहां पर आ रहा सिग्मा, यहां आ रहा माइनस सिग्मा। प्लेट का एरिया ए, प्लेट का एरिया ए, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए। यहां जो फील्ड है तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट वो नेट फील्ड है, दोनों के से मिलाकर नेट फील्ड एक की वजह से कितनी है? ड्यू टू वन प्लेट, ड्यू टू वन प्लेट, थोड़ा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन हो गया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फील्ड, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेट फील्ड हियर, क्योंकि जो माइनस क्यू है वो अगर फोर्स फील करेगा तो वो दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स फील करेगा ना, या खुद की वजह से खुद पर फोर्स फील कर रहा होगा? तो भाई, तो दूसरे की वजह से खुद पर फोर्स फील कर रहा है, दूसरे की फील्ड लेनी पड़ेगी ना हमको। तो भैया प्लस क्यू की फील्ड कितनी है? तो प्लस क्यू की है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू की है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस फील्ड के अंदर ये चार्ज रखा है, इस फील्ड के अंदर ये चार्ज रखा है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा बच्चा? पहली बात, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा? आप बोलोगे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एंड हाउ मच इज दिस फोर्स? बट ये फोर्स होगा चार्ज इंटू फील्ड, चार्ज इंटू फील्ड, इट इज क्यू इंटू सिग्मा बाय, दिस इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस प्लेट। इस प्लेट के ऊपर बेटा इतना फोर्स लग रहा है, क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा क्या है भैया? क्यू बाय ए, दिस क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर बाय 2। This is the attractive force that acts between the plates. This is the attractive force that acts between the plates. Clear? समझ गए? Any परेशानी? नहीं? चलो, कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी, कैपेसिटर का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, पैरेलल प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक थोड़ा डालेंगे, थोड़ा उसके साथ खेलेंगे, सीरीज पैरेलल की कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना। और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर काफी सारी बातें करते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे लास्ट में जाकर स्फेरिकल कैपेसिटर्स वगैरह की, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम बातें करेंगे लास्ट। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। ओके, लेट मी ओपन द डोर अ लिटिल, थोड़ी सी हवा आने देते हैं। ऑलराइट, तो हम कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। ठीक, ओके। तो सर इंसुलेटर्स के अंदर सर कैसे क्या हो सकता है? तो बेटा इंसुलेटर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। और बेटा डाइलेक्ट्रिक्स में दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं बेटा हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और एक को कहते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी डाइपोल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है? डाइपोल्स है, मतलब जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेम सेंटर नहीं है, और उनके अंदर क्या मौजूद है बेटा? डाइपोल्स मौजूद है।
तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक डाइपोल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक डाइपोल्स। तो इनके अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, बट दे आर रैंडमली अलाइंड, दीज डाइपोल्स आर रैंडमली अलाइंड। बट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाइपोल्स नहीं होते, जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहा होता है। तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज का एक सराउंडिंग है, उसका सेंटर ऑफ चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। बिकॉज ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसमें है नहीं। What will happen if these two are placed in an electric field, in an external electric field? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाने के बाद क्या होगा? तो पोलर में क्या हो रहा है? डाइपोल्स आर प्रेजेंट बट दे आर randomly arranged, randomly arranged। यहां पर क्या है? डाइपोल्स प्रेजेंट ही नहीं है, डाइपोल्स आर एब्सेंट। यहां पर डाइपोल्स है ही नहीं, डाइपोल्स आर एब्सेंट। व्हाट विल हैपन इफ आई पुट दिस इनटू अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड in external electric field, what will happen? Dipoles will align along the electric field। डाइपोल्स जो है वो फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल्स विल अलाइन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेंगे। सारी बात समझ में आपको क्लियर है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल्स विल ट्राई टू अलाइन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन पोलर में क्या होगा? नॉन पोलर के अंदर जो ये क्लाउड है ना, ये डिस्टर्ब होगा। मतलब जब हम इसको, जो पहले ऐसा था, ध्यान देना इस बात पे, इसको हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, तो बेटा ये क्लाउड थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा डिस्टॉर्ट, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, बिकॉज वो खींचेगा एक तरीके से। पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा, नेगेटिव उल्टा भागेगा, तो खींचेगा वो, और एक डाइपोल उसमें पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो डाइपोल्स विल ट्राई टू जनरेट हियर। यहां पर जो थे वो अलाइन कर रहे, और यहां पर क्या हो रहा है? न्यू डाइपोल्स आर क्रिएटिंग। तो न्यू डाइपोल्स आर जनरेटेड। दोनों का ही इंपैक्ट एक जैसा रहेगा। क्या इंपैक्ट होगा? भी स्टडी कराता हूं आपको। दोनों का ही इंपैक्ट एक जैसा रहेगा, लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का इंपैक्ट स्ट्रॉन्गर होगा और नॉन पोलर का इंपैक्ट थोड़ा सा वीकर होगा, बट दोनों का इंपैक्ट एक जैसा होगा, मतलब सिमिलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या होगा बताता हूं इंपैक्ट, बट ये स्ट्रॉन्गर, थोड़ा सा वो वीकर, बट दे विल हैव द सेम सिमिलर इंपैक्ट्स। इसको आप देखो अच्छे से, फिर आगे बात करता हूं। चलो, हमने कहा कि मान लिया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इट कैन बी पोलर, इट कैन बी नॉन पोलर, डजंट रियली मैटर, अल्टीमेटली डाइपोल्स आनी है ना। इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल हैपन नाउ? नाउ डाइपोल्स विल generate, dipoles will generate, sorry, something like this, minus plus, या तो वो जनरेट होंगे, या अगर पहले से थे तो वो अलाइन होंगे। सिचुएशन हमें कुछ ऐसी दिखेगी।
इन सबको अगर जोड़ दें तो यहां पर हमें अल्टीमेटली एक नेगेटिव दिखने वाला है, यहां पर एक पॉजिटिव दिखने वाला है। सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में है तो एक स्ट्रॉन्गर डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रही है, और वो एक तरीके से चार्ज के रूप में आपको यहां पर दिख रही होगी। इंपैक्ट उसका ऐसा रहेगा कि यहां पर एक नेट चार्ज, यहां पर एक नेट चार्ज, तो एक नेट डाइपोल मूवमेंट आपको इस तरफ दिख रही होगी। अब वो चाहे अलाइन होकर आई हो, चाहे प्रोड्यूस होकर आई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पोलर के अंदर की डाइपोल मूवमेंट स्ट्रॉन्गर होगी क्योंकि पहले से डाइपोल्स मौजूद है। नॉन पोलर में थोड़ी सी वीक होगी क्योंकि वहां पर डाइपोल जनरेट हो रहे, पहले से मौजूद नहीं थे, ठीक, बट उससे क्या फर्क पड़ता है। This will create electric field here. This process is called as polarization. Dipoles का जनरेट होना या अलाइन होना is called as polarization. ठीक, and this charge can be done as now polarized charge. इसको लिख सकते हैं minus QP and plus QP, and this can be called as the polarized charge. The process is called as polarization. The negative charge will create a field towards it and the positive charge will create a field away from it. तो यहां पर एक फील्ड आ रही है, सोचते हैं EP, that is the field due to polarization. Field due to polarization. ये पोलराइजेशन की वजह से फील्ड आ रही, ठीक। और एक एक्सटर्नल फील्ड भी हमारे पास है, हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड भी है, ठीक, हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड भी है। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगी नेट फील्ड, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो होगी नेट फील्ड। तो ये नेट फील्ड है, ये कितनी है? नेट फील्ड होगी कितनी? E माइनस EP। जो नेट फील्ड है ना बेटा, ये नेट फील्ड होगी E माइनस EP। क्लियर? नेट फील्ड इज E माइनस EP। नाउ व्हाट इज दिस E माइनस EP? क्लियरली जो नेट फील्ड है वो E से कम आ रही। कैन आई से दैट द नेट फील्ड इज लेस देन E? बोल सकता हूं ना, जो नेट फील्ड आएगी वो E से कम आएगी। क्यों भाई? माइनस हो रहा है ना, तो कम आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या करने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक? इंपैक्ट इज दैट इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या करेंगे? डाइलेक्ट्रिक्स जो कि बेसिकली क्या है? इंसुलेटर्स है। जो कि बेसिकली क्या है बेटा? इंसुलेटर्स है। डाइलेक्ट्रिक क्या करने की कोशिश करते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स ट्राइज to decrease the electric field inside them. डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाने की कोशिश करते हैं, इससे होता क्या है? इससे होता क्या है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे होता क्या? फील्ड कम हो रही। कंडक्टर भी घटाने की कोशिश करते हैं, बट कंडक्टर बिल्कुल जीरो कर देते हैं। कंडक्टर बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। उनमें एक प्रोसेस होता है इंडक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाती है। बट डाइलेक्ट्रिक कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस फैक्टर से वो घटा रहे, उस फैक्टर को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम कह रहे हैं कि जो ई नेट है, क्योंकि वो कम है, so we can write E net as E by K as well, where K is called as the dielectric constant. K is called as the dielectric constant. K is called as the dielectric constant. क्या मतलब है dielectric constant का? तो dielectric constant is a factor, it is a factor by which the field is reduced in the dielectric. It is a factor by which the field is reduced inside the dielectric. ये वो फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर।
इट इज द फैक्टर बाय विच द फील्ड इज रिड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। ये वो फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। आ रही बात समझ में आपको? तो ये कहानी हमारे पास आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई बाय के होगी। अब कोई आपसे जानना चाहे कि बेटा ये बताओ जरा ईपी कितना होगा, निकाल देंगे, क्या टेंशन है। हमने कहा कि इनेट इज ई माइनस ईपी, ये लिखा ना हमने। बट इनेट क्या है बेटा? इनेट है ई बाय के है। तो व्हाट इज ईपी बेटा? ईपी क्या हो गया? ईपी लिखोगे आप ई माइनस ई बाय के। ठीक, हमारे पास ये आ गया कहानी। अब इसी चीज को अगर हम एक कंपैरेटर के अंदर डाल के देखते हैं क्या होता है। ये डायलेक्ट्रिक डाल रखा है हमने, ठीक है। ठीक, गंदा हो गया। खैर चलो, ये हमने कंपैरेटर की प्लेट से इसमें डायलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक, तो हमने कहा कि भैया इस पे चार्ज है क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, तो यहां पर चार्ज प्रकट हो रहा माइनस क्यू पी और यहां प्रकट हो रहा प्लस क्यू पी। उल्टा प्रकट होगा, क्यों भाई उल्टा क्यों प्रकट होगा? क्योंकि यहां पर जो फील्ड होगी बेटा वो ऐसी फील्ड पैदा करेगा ना ये, जिसकी वजह से नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर अलाइन होगा। ठीक है, तो इस तरफ नेगेटिव आएगा, उस तरफ पॉजिटिव आएगा, तभी जो इसकी वजह से फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी और जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी। आ रही बात समझ में आपको? ये है इस क्यू की वजह से फील्ड, ये है क्यूपी की वजह से फील्ड और ये है नेट फील्ड। ठीक, तो हमने लिखा कि जो नेट फील्ड है, सब पुट करके हमें ये निकल गया हमारा आंसर। तो यहां पे जो ई है वो कितना होगा बेटा? तो ई होगा बेटा आपके लिए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ना, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय के। एंड ईपी के लिए क्या लिखेंगे बेटा? क्यूपी आएगा, तो क्या लिखेंगे? क्यूपी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये देखा जाएगा, ये और ये कट गया, तो क्यूपी की वैल्यू आएगी क्यू 1 माइनस 1 बाय के। QP equals to Q into 1 minus 1 by K. That is how we'll write QP. The value of QP is this. The value of QP is this. ये हमारे पास QP की वैल्यू आ रही, QP equals to Q into 1 minus 1 by K. That is the value of QP. समझ गए? कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमें फील्ड जो है वो चेंज होती हुई दिख रही है, 1 by K टाइम्स फील्ड होती हुई दिख रही है। ठीक, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो बाकी फैक्टर्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैपेसिटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एनर्जी डेंसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो सारी बातें एक करके हम करते हैं यहां पर। बट यहां पर भी दो केसेस होते हैं, यहां पर भी दो केसेस होते हैं। तो पहला केस होता है आपके पास जहां पर आपके पास होता है आइसोलेटेड कैपेसिटर, और दूसरा केस होता है हमारे पास जहां पर हमारे पास होता है कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड विद द बैटरी। कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड विद द बैटरी होता है। ठीक बच्चों, तो दोनों को रखेंगे, दोनों को देखेंगे क्या होता है, दोनों को देखेंगे कि क्या होता है। सारी बात समझ में आइए देखते हैं।
नहीं नहीं, गाने नहीं गाएंगे हम। गाने गाने से हंगामा हो जाता है। गाने नहीं गाएंगे। बहुत हंगामा कर देते हैं बच्चे। हम्म, कहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं बच्चे। अरे आप और हमारे बीच की बातें होती है, कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं आप। हमारे हंसी मजाक को क्या क्या लिख के पहुंचा देते हैं, गंदी बात। गाना नहीं गाएंगे। बट बहुत 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 बवाल मचा पड़ा रहा है अभी तो। इंटरनेट पूरा हिला पड़ा है। एजुकेशन इंडस्ट्री में इतना बवाल कभी देखा नहीं गया है, इतना बवाल इस टाइम मचा। खैर, whatever is happening, it's it is sad to not happen. Especially you guys need to involve in anything. आप बच्चे हो, पढ़ाई करो, अपना टाइम और फोकस और एनर्जी सारी यहाँ पर लगाओ, बाकी सब फैक्टर्स को भूल जाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। वो सब चीज़ें आपका काम नहीं है बेटा, ठीक है ना। वो सब चीज़ें आपका काम नहीं है। होता है, चीज़ें हैं, चलती हैं, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आप उन सब चीज़ों में घुस नहीं सकते ना। आपको चूज करना है, आपके लिए बेस्ट है। दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट। नहीं तो उसमें उतरो खुद। इतना समय आप लोगों के पास नहीं कि आप उतना समय बर्बाद करो, ठीक है। सब कुछ चीजें ठीक हैं, सब कुछ चीजें ठीक हैं, मुझे बस अफसोस इस चीज का होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो, किसी का छोड़कर कहीं जाना, इट्स नॉट बैड। इस तरीके से जाना इट माइट बी, बट हर इंसान अपनी ग्रोथ के लिए काम करता है। आप लोग भी आगे चलकर जब किसी कंपनी में जाओगे तो पूरी जिंदगी एक कंपनी में नहीं बिताओगे। आपको भी ग्रोथ चाहिए होगी, आपको भी लगेगा कि भैया मुझे ग्रोथ चाहिए तो मैं दूसरी कंपनी में जाता हूं, ठीक है। लेकिन बस जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन को देखकर मुझे कई बार डर लगता है कि क्या हम एजुकेशन में एक मोनोपोली क्रिएट करने जा रहे हैं कि दूसरा कोई रहे ही ना, हम ही रहें। और जब एक मोनोपोली क्रिएट हो जाए तो फिर हम जो मर्जी फैकल्टीज के साथ करें, जो मर्जी बच्चों के साथ करें, जितना मर्जी पैसा उनसे लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा आप सबका अधिकार है, अच्छे टीचर से पढ़ना आप सभी का अधिकार है, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन लेना। केवल एजुकेशन इज नॉट इनफ ना, यू शुड गेट अ क्वालिटी एजुकेशन विद द क्वालिटी पीपल। नो नॉनसेंस टीचिंग चाहिए आपको। पढ़ाई की बात होती हो, कोर्स टाइम से पूरा होता हो, प्रॉपर लेक्चर शेड्यूल चलता हो, ये चाहिए आपको। दैट टू एट अ लो कॉस्ट। दिस इज द विजन विद विच एटलीस्ट आई वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद। मेरे पास भी ऑफर लेकर आए थे, मैंने भी मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भैया, आई कैन नॉट विजुअलाइज डूइंग ऑल दोस थिंग्स। आई एम ए टीचर एंड आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। टीचिंग इज माई पैशन। मैं आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा, आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एनएसआईटी से पास आउट हूं। एनएसआईटी से पास आउट करके मैं एक एज इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बना। गुड़गांव में कंपनी थी, उसके अंदर मैं गया, एरिसन नाम था कंपनी का बेटा। बट मुझे टीचिंग फील्ड में आना था। आई लव टीचिंग बेटा। मतलब वहां पर ही मैंने 1 साल काम किया, मैंने जो प्रोडक्ट डेवलप किया, मुझे डेवलपमेंट में इतना मजा नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसकी प्रेजेंटेशन दी, देखो दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट डू, दैट इज हाउ आई अचीव्ड इट, आई वाज रियली अप्रेज्ड बाय एवरीवन। दैट इज व्हाई आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। आई लव टीचिंग। मुझे टीचिंग पसंद है। बच्चों के बीच में रहना, बच्चों से बातें करना, उन्हें गाइडेंस देना, उनकी क्वेरीज सुनना, आई रियली लव दैट। एंड सेकेंड लव इज फिजिक्स। आई रियली लव फिजिक्स। Walter Lewin sir, big fan. I am also amused कि sir got the attention.
एंड सर तक हमारी बात पहुंची, सर ने उसको वॉल्टर लुईन सर ने उसका एक रिस्पॉन्स दिया। आई एम थ्रिल्ड, आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद अ कंपनी जिसके अंदर ये चीजें होती हैं। I personally have watched a lot of videos of Walter Lorenz sir. In fact, in PACE series, I have mentioned him in a couple of times in my lectures. Those who make physics boring are criminals. Famous quote. Famous quote. Wonderful, wonderful personality. Even at this age, he talks about physics. That's the passion he has for physics. I also wanted to be the same. You know, चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाओ, लेकिन physics has to be there. Teaching has to be there. I want to be associated with that platform. और मैं चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हम बेइंतहा रफ्तार से आगे चलने वाले हैं बेटा। इतना कुछ हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं, इतना कुछ हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं कि दुनिया जले तो जले, दुनिया जले तो जले। ठीक है ना? आप लोगों को लेकिन इसके विषय में बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग खड़े हैं डटकर सामना करने के लिए, और हम लोग मोनोपोली क्रिएट होने नहीं देंगे। हम लोग मोनोपोली क्रिएट होने नहीं देंगे। फिजिक्स वाला is an emotion and will remain emotion. The core of physics wala is teaching. The core is teaching. Our lecture, मतलब मैंने जब लेक्चर्स देना शुरू किया, मतलब मुझे इतना नहीं पता था मार्केट के बारे में। I was a pure offline teacher, and I was like, यार, why Alak sir wants, core offline teachers to be teaching in the online industry? और जब मैं उनसे मिला, उनसे बातें करी, उनका विजन सुना, तो आई वाज लाइक, हैट्स ऑफ सर। उन्होंने कहा मैं लाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ला सकता हूं, लेकिन आई वांट दोज कोर पीपल जिनका मेजर फोकस टीचिंग है। इधर उधर की बातें नहीं, टीचिंग। बच्चों को मिलना चाहिए उनके टाइम का वर्थ। वो हमेशा ही कहते आए हैं बेटा कि मैं अगर आपको यूट्यूब पे कोई कंटेंट फ्री भी दे रहा हूं ना बेटा, वो फ्री नहीं है, मैं आपसे आपका टाइम ले रहा हूं। एंड टाइम आपके लिए जिंदगी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मुझे दे रहे हो। तो अगर मैंने आपसे टाइम लिया तो उसकी वर्थ होनी चाहिए। उस टाइम के बदले में आपको इतना कंटेंट दूं कि आप वो टाइम मुझे देना चाहें। उसकी वर्थ हो, उसका केवल एंटरटेनमेंट ना हो, वो एक वर्थ हो बेटा, उसमें कंटेंट आपको मिले। इस फिलॉसफी जब उन्होंने पढ़ाया तो वो इतना सक्सेसफुल हुए। ठीक है बच्चों, खैर आते हैं वापस और बात शुरू करते हैं डायलेक्ट्रिक्स की। डायलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो डायलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के अंदर डालना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बह जाते हैं कभी कभी, मुंह से गाना निकलने लगा तो एकदम से याद आ कि नहीं गाना है ना, बच्चा क्लिप काटेगा बाहर लगाएगा। देखो सर ने ये कहा है एक एक बात बाहर बताता है वो बच्चा हमारा। हमारा जो बच्चा है ना, वो एक एक बात को लेता है बाहर बताता है, देखो सर ने ये कहा है, ये बोला है तो पढ़ाई की बात नहीं जाते बच्चे। इतनी मेहनत करके मैंने आपको डायलेक्ट्रिक पढ़ाया, इतनी मेहनत करके मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाया, इतनी सुंदर सुंदर बातें मैंने आपको बताई कैपेसिटर्स के कंडक्टर्स के बारे में, वो कोई बात बाहर निकल के नहीं आएगी। देखो रोहित सर ने कंडक्टर का शानदार पढ़ाया, लेकिन जरा से कोई इधर उधर की बात कर दी जाए ना, उसे इतनी क्लिप बनाओगे, तरह तरह के उसके थंबनेल बना दोगे, इतना क्रिएटिविटी दिखाओगे उसके अंदर। अरे थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी जो है कंप्यूटर में दिखा दो और अच्छे से। नलायक, अति नलायक हूं। चलो भाई, डायलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला केस लेते हैं बेटा आइसोलेटेड कैपेसिटर का। आइसोलेटेड कैपेसिटर का
जिसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है। हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी, इस पर चार्ज डाला Q और इस पर चार्ज डाला -Q, इनके बीच में डिस्टेंस D, चार्ज Q चार्ज -Q और इनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास D। इसकी कैपेसिटेंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जब इसके अंदर हम डालेंगे क्या, एक डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा हम जानना चाह रहे हैं। ठीक, तो देखो बेटा, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या चार्ज बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, चार्ज विल नॉट चेंज। व्हाई नॉट, चार्ज क्यों नहीं बदलेगा सर, चार्ज इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो आइसोलेटेड है, कहां से लाएगा और चार्ज, ये कहां पर देगा अपना चार्ज, ना ये चार्ज ले सकता ना ये चार्ज दे सकता, तो चार्ज पे क्या फिक्स्ड है। तो whenever we have a isolated capacitor, charge is fixed, charge is fixed, इस पर चार्ज फिक्स हो गया, चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। तो when we insert a dielectric in it, लिरिक्स दूंगा ही नहीं मैं आपको। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने डी, एरिया प्लेट का ए, तो बेटा कैपेसिटर का जो चार्ज है ना क्यू डैश, बेटा वो तो क्यू ही रहेगा, ये वाला नहीं है। लेकिन यहां पर जो फील्ड थी ना बेटा, ये फील्ड तो घट जाएगी, फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, E/K हो जाएगी। तो नई फील्ड है वो है पुरानी फील्ड डिवाइड बाय K, चार्ज सेम लेकिन फील्ड घट गई, क्यों, क्योंकि यहां पर पोलराइजेशन हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल जनरेट हुए, उन्होंने अपनी फील्ड पैदा करी जो इस फील्ड के अपोजिट रहेगी, फील्ड घटाएगी, नेट फील्ड हो जाएगी E/K। अगर फील्ड हो गई 1/K तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 1/K हो जाएगा। अरे बुड़बक, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E/D होता है। क्या D बदला, नहीं। क्या E बदला, हाँ सर, E हो गया 1/K, तो V कितना हो गया 1/K, V डैश इज V/K। आई बात समझ में, बहुत सही। व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होती है Q/V। अरे Q तो सेम रहा लेकिन V/K हो गया, K ऊपर जाएगा, तो Q/V होता है C, तो C डैश की वैल्यू है K इंटू C। बहुत बढ़िया, चार्ज सेम, फील्ड 1/K, पोटेंशियल 1/K और कैपेसिटेंस K टाइम्स, रिमेंबर दिस, कैपेसिटेंस K टाइम्स, फिर से एक बार कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है, बहुत जरूरी है, कैपेसिटेंस बेटा K टाइम्स हो जाती है। ठीक, अच्छा जी, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो रही। अब अगर बात करें एनर्जी के साथ क्या हो रहा, तो एनर्जी होती है बेटा हाफ Q²/C। अब Q तो सेम रहा लेकिन C K टाइम्स हो गया, Q सेम रहा C K टाइम्स हो गया, तो एनर्जी जो है वो एनर्जी बाय K हो गई, क्योंकि Q सेम है, C K टाइम्स हो गया, तो ये U/K हो गया। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए तो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम रिमेन सेम, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम इसीलिए जो एनर्जी है वो 1/K टाइम्स हुई थी, तो एनर्जी डेंसिटी भी जो होगी वो भी 1/K टाइम्स हो जाएगी। ओ ED/K, ठीक बा, मजामा। तो बड़ा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, बड़ा फोर्स का फॉर्मूला होता है Q²/2A∁0। व्हाट हैपेंड टू Q, रिमेन सेम। व्हाट हैपेंड टू ε0, अरे ε0 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं आपने यहां पर ε0 को K टाइम्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दिस प्लेट इज आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ये प्लेट डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं है बेटा, बाहर है, द प्लेट इज आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज ये प्लेट डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, इसीलिए इस एप्सिलॉन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और क्यू भी सेम रहा, इसीलिए F डैश F के ही बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 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 ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आइसोलेटेड कैपेसिटर। जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तब क्या होगा, लेकिन अगर कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तब क्या होगा। अरे ये बात भी तो करनी पड़ेगी हमको, तो कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, आइए देखते हैं। लेट अस सी। कैपेसिटर कनेक्टेड विद बैटरी, कैपेसिटर कनेक्टेड विद बैटरी, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम क्या होता है बेटा, बैटरी का काम होता है टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन, उड़ा ही देते हैं, मेंटेन बैटरी काम होता है मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना बैटरी काम होता है। अब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पोटेंशियल को चेंज होने नहीं देगी, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज होने नहीं देगी, वी था वी ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। अब इसका कैपेसिटेंस सी था, इस पर चार्ज क्यू था, इसके पीछे फील्ड ई थी, एनर्जी यू थी, एनर्जी डेंसिटी ईडी थी, फोर्स एफ था। अब डाइलेक्ट्रिक डालने वाले हैं इसमें, देखते क्या होगा। Dielectric will try to decrease the field and hence the potential, but battery will say, I will not let you decrease the potential, I will increase the potential and remain it same. तू डिक्रीज कर ले, मैं इंक्रीज करूंगी। But how could battery increase the potential which is decreased by the dielectric? कैसे वो इंक्रीज करेगी? By supplying the charge. But ये खुद के अंदर चार्ज पता नहीं करती है, ये बस इस प्लेट से चार्ज लेती है और इस प्लेट में रख देती है। तो what will happen? Now the charge will increase such that we'll have an increased field here which will be decreased by the dielectric and eventually it will be the same। ठीक, समझो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर ये हो रहा है कि जो फील्ड ई थी उसको डाइलेक्ट्रिक 1/k टाइम्स करने की कोशिश कर रहा। ठीक, तो हमें इस फील्ड को k टाइम्स करना पड़ेगा ताकि k और k कट के वापस से ई रह जाए। जो फील्ड पहले ई थी चार्ज क्यू की वजह से थी, अगर चार्ज मैंने k टाइम्स कर दिया तो ये फील्ड k टाइम्स हो जाएगी और डाइलेक्ट्रिक डालने पर वो 1/k टाइम्स हो जाएगी। तो k टाइम्स हुई फिर 1/k टाइम्स, वापस ई रहेगी ना, और पोटेंशियल डिफरेंस भी रह गया। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही रहेगा, जो फील्ड है बेटा वो वही रहेगी, लेकिन चार्ज k टाइम्स हो जाएगा। अब आपको सर चार्ज अगर आपने k टाइम्स किया तो फील्ड k टाइम्स होनी चाहिए, बिल्कुल k टाइम्स होनी चाहिए। फील्ड k टाइम्स हुई लेकिन डाइलेक्ट्रिक की वजह से 1/k टाइम्स भी हुई, तो k एंड 1/k कट के ई रह गया, पोटेंशियल भी रह गया, ये ई रह गया, चार्ज के टाइम्स हो गया। व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस P डैश, इट इज Q डैश बाय V डैश, ना भाई, ये तो था फॉर्मूला। तो Q डैश कितना है हमारे पास, K टाइम्स Q, V डैश तो V है। तो क्या समझ में आया आपको कि कैपेसिटेंस K टाइम्स हो रहा है यहां पर भी पहले भी। इट डजंट मैटर कि पोटेंशियल चेंज हो रहा कि चार्ज चेंज हो रहा, डाइलेक्ट्रिक डाला मीडियम पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी कनेक्टेड ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस यहां पे K टाइम्स होनी थी तो K टाइम्स हो रही, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो रही। आ रही बात समझ में, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो रही, आपने कैपेसिटेंस को K टाइम्स कर दिया, C डैश इक्वल टू KC आ गया, C डैश बराबर KC आ गया। आई बात समझ में, चार्ज सेम, पोटेंशियल सेम, सॉरी चार्ज K टाइम्स, पोटेंशियल सेम, फील्ड सेम, कैपेसिटेंस K टाइम्स। व्हाट अबाउट द एनर्जी, तो यूज द फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि यहां पर V सेम रहेगा, V सेम रहेगा और C क्या हो रहा, K टाइम्स हो रहा, तो आई वुड से एनर्जी K टाइम्स हो रही।
एनर्जी के टाइम्स हो रही है यहां पे। तो एनर्जी बढ़ क्यों रही है? कौन दे रहा है एनर्जी? किसकी एनर्जी हम ले रहे? कंपैरेटर किसकी एनर्जी को सोख रहा है सर? बैटरी की। एनर्जी बढ़ रही है तो बैटरी से एनर्जी आ रही होगी। बैटरी मस्ट बी डूइंग सम वर्क। कितना वर्क करेगी बैटरी, आगे बात करेंगे हम। बट बैटरी मस्ट बी डूइंग सम वर्क। बैटरी यहां पे कुछ काम कर रही होगी। बैटरी मस्ट बी डूइंग सम वर्क एंड यू डैश विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स यू डैश विल बी के टाइम्स। इज दिस क्लियर? समझ गए? ऑल क्लियर? पूछाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, यू डैश इक्वल्स टू के टाइम्स यू आर। यू डैश इक्वल्स टू के टाइम्स यू आर। बहुत बढ़िया। एनर्जी डेंसिटी बेटा वो तो एनर्जी अपन वॉल्यूम होता है। एनर्जी के टाइम्स हुई तो एनर्जी डेंसिटी भी के टाइम्स हो जाएगी। के टाइम्स हो जाएगी। जो काम एनर्जी के साथ हो रहा वही काम एनर्जी डेंसिटी के साथ भी हो रहा होगा। दैट इज हाउ वी कैन राइट। बहुत अच्छे, समझ गए? परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। So we have V, we have E, we have Q, we have C, we have U dash, we have E dash. तो फटाफट फोर्स, फोर्स तो रह गया। तो F होता है Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। F होता है Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखोगे उसको भैया? 2A एप्सिलॉन नॉट। F होता है Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। भाई अब क्या कह सकते हो उसको भैया? देखो चार्ज क्या हो रहा, चार्ज क्या हो रहा है यहां पर? ए टाइम्स हो रहा। क्या एप्सिलॉन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि प्लेट तो बाहर ही ना, बीवी प्लेट तो बाहर ही है। तो ये तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन ये क्या हुआ? ये के टाइम्स हो गया। क्यू जो है वो के टाइम्स हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? एफ डैश क्या है? के स्क्वायर टाइम्स एफ। क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो के टाइम्स हो रहा। तो एफ डैश के स्क्वायर एफ, ये हमको मिल गया एफ डैश। ये ई डैश आ गया, क्यू डैश आ गया, ई डैश आ गया, वी डैश, ई डैश, क्यू डैश सब मिल गया हमको। तो दो केस मैंने डिस्कस करे। बैटरी जब कनेक्टेड होगी तब क्या होगा, बैटरी जब कनेक्टेड नहीं होगी तब क्या होगा। दो केस हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। समझ गए बात? परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो तो बढ़िया से समझो, अच्छे से। चलो डाइलेक्ट्रिक में अभी हम और खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम और खेलेंगे, सीरीज पैरेलल सबकी बातें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी इतना समय हमारे पास नहीं है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा किस चीज की, स्फीरिकल कैपेसिटर्स की। लेट्स टॉक अबाउट द स्फीरिकल कैपेसिटर्स नाउ। ठीक, और फिर हम सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, उन सब के सीरीज पैरेलल की बातें नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जाएंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको बढ़ा रहा हूँ। कभी हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आगे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेकर चीजें कवर अप कर लेंगे। बट लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम स्किप नहीं कर सकते। थोड़ा सा लेक्चर जब स्टार्टिंग में बनाया जाता है तो हर एक चीज को बिल्कुल एग्जैक्टली पिन डाउन करना मुश्किल होता है। तो यहां पर थोड़े से मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लग रहे हैं, बट डोंट वरी, डोंट वरी, जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम वैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और स्फीरिकल कैपेसिटर्स की हम करते हैं चर्चा। कुछ काटेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको बढ़िया से हम पढ़कर चलेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे, बढ़िया से करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ लेकिन मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स तो आपको पहले पढ़ा ही चुका हूँ, वो भी कुछ हमारे लेक्चर्स जो है बच जाएंगे वहाँ पर। बट स्टिल आई स्टिल थिंक कि हमारे पास शायद एक दो लेक्चर्स अभी हम पीछे चल रहे हैं जो शेड्यूल से है, तो थोड़ा सा लेक्चर की लेंथ हम इंक्रीज करके भी कवर अप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, नहीं तो कभी एक आध एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर भी हम चीज़ें कवर अप कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे तो लास्ट में लेंगे, अभी इतना बर्डन नहीं डालते, अभी आप पढ़ के चलते रहिए, ठीक है ना। और जब लास्ट में पहुंचेंगे तब देखा जाएगा कि कितना हमको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वहां पर उस तरीके से हम
एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले सकते हैं या लेक्चर की लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हर लेक्चर में हमने 15 मिनट भी इंक्रीज कर दिए तो 4 लेक्चर इज इक्वल टू 1 एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी हम कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट आते हैं और बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स की। तो देखो आप लोगों को लेकिन कंटेंट पूरा मिलेगा, जैसा कि हमने कहा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एक सफियर, दूसरा सफियर, ठीक है भाई। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, और बाहर वाले को हमने कर दिया है, इसको चार्ज क्यू दिया, इसको चार्ज माइनस क्यू दिया। आमने सामने बेटा इक्वल अपोजिट होता है, तो ये माइनस चार्ज क्यू विल प्रकट हेयर। यहां चार्ज जीरो होगा, क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है। इसका पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या होगा? चार्ज जीरो हो जाएगा? नहीं, पोटेंशियल जीरो होने के लिए यहां पर फील्ड जीरो होनी चाहिए। देखो पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी से लेकर यहां तक कितना वर्कडन हो रहा, और अगर यहां पर फील्ड होगी तो भैया यहां से लेकर यहां तक कुछ ना कुछ वर्कडन तो होगा ही होगा। तो क्लियरली इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब बाहर की साइड पे इसका जो चार्ज है वो जीरो आ रहा, तभी पोटेंशियल जीरो होगा, तभी पोटेंशियल जीरो होगा, अन्यथा जीरो नहीं हुआ। समझे भाई? इसको चार्ज क्यों दिया, इसको माइनस क्यों दिया, माइनस क्यों सारा अंदर भागते हुए आ गया, बाहर जीरो हो गया, क्योंकि अर्थ था। अर्थ नहीं होता तो भी सारा चार्ज माइनस क्यों भाग के अंदर ही आने वाला, कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रीजन में कोई फील्ड नहीं है, इस रीजन में कोई फील्ड है ही नहीं, कोई पोटेंशियल यहां पर है ही नहीं। तो बेसिकली इस रीजन में भी कोई फील्ड नहीं है भैया, स्फीयर के अंदर कोई फील्ड होती नहीं, यहां पर अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहां भी कोई फील्ड नहीं है। तो बेसिकली फील्ड कहां है? फील्ड है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि फील्ड यहां से लेकर यहां तक है, तो हम बेसिक जो कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं ना, वो इस रीजन की निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, माइनस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को Q बाई सी के बराबर लिखेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो हमने कहा इसका पोटेंशियल कितना है, इसका कितना पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल निकालते हैं, V प्लस, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल। तो खुद की वजह से कितना पोटेंशियल है इसका, KQ बाय R1, माइनस Q की वजह से है माइनस KQ बाय R2, क्यों भाई, है ना। इसकी वजह से कितना है, KQ बाय R1, इसकी वजह से कितना है, माइनस KQ बाय R2, नेट पोटेंशियल VP V प्लस आ गया। V माइनस कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है, जो अर्थ डी है, इसका जीरो पोटेंशियल है, बिल्कुल सही बात। आगे बात समझो। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इज V प्लस माइनस V माइनस, V प्लस इज KQ 1 by R1 माइनस 1 by R2, V माइनस इज जीरो, पर डेल्टा V तो Q बाय C होता है, तो 1 by C इज K R1 R2, R2 minus R1. So C is I can write K as C is 4 pi epsilon naught R1 R2 divided by R2 minus R1, ये हमारे पास C की वैल्यू आ रही। समझ गए बच्चा लोग? यानी परेशानी, यानी दिक्कत नहीं, चले आगे, बढ़े आगे, मौज हो गई, मौज करा दी बेटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, बाहर वाला अर्थ है, तो ये वाला फॉर्मूला आ रहा। अब देखते हैं, तो अगर हमारे पास एक सिंगल स्फीयर हो तो क्या इसका भी कोई कैपेसिटेंस होगा? आप लिख सकते हो कैसे, आप दूसरे वाला कैपेसिटर इनफिनिटी पे मान लो, अरे इसका पोटेंशियल जीरो ही होगा क्योंकि तो इनफिनिटी पर है ना भाई। और इसको अगर चार्ज क्यों दिया आपने, इसका खुद का पोटेंशियल कितना हो गया, KQ बाय R हो गया, जो इनफिनिटी पर है उसको चार्ज दो ना, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो इनफिनिटी पर है।
तो यही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है ना भाई। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी होता है, तो 1/c के बाय आर, सी आर बाय के, ये हमारे पास आ गया। सिंगल प्लेट कैपेसिटर एक तरीके से आप कह रहे हो उसको, दूसरी प्लेट आपकी इन्फिनिटी पर हो रही, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन आर इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल स्फीयर। एक सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन आर। अगर अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना हो तो 4 पाई एप्सिलॉन आर ऑफ द अर्थ, कोई भी एक स्फीयर हो उसका आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इस तरीके से, समझ गए। सर आपने बाहर वाले को अर्थ किया था, व्हाट इफ मैं अंदर वाले को अर्थ कर दूं, तो फर्क पड़ेगा क्या उससे? फर्क पड़ जाएगा बेटा। तो क्या फर्क पड़ेगा? अब की बार बाहर वाला अर्थ नहीं है, तो बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो होना जरूरी नहीं है। अब देखो यहां पर भी फील्ड होगी और यहां से लेकर आगे भी फील्ड होगी, इनफिनिटी तक फील्ड होगी। इनफिनिटी का पोटेंशियल भी जीरो है, इसका पोटेंशियल भी जीरो है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आप कह रहे हैं कि आप किसकी कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं? आप कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक की, फिर यहां से लेकर यहां तक की। So you can assume this as two capacitors. You can assume this as two capacitors. One is the capacitor from here to here. The second is from here to here. You can call this as C1 and this as C2. You know the value of C1 and C2 both. कितनी तरह बताता हूं अभी आपको. But are these two capacitors in series or in parallel? क्या ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है? देखो भाई, अगर मैं इसका पोटेंशियल V कहता हूं तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V तो है, ये तो जीरो है, और यहां से तो पोटेंशियल कितना है V, ये तो जीरो ही है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बेटा V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बेटा V ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते तो सीरीज होता है कि पैरेलल होता है? पैरेलल होता है। अभी हम पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल को डिटेल में, बट फिलहाल मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूं कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो जो C इक्विवेलेंट होता है वो C1 प्लस C2 होता है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2? तो भैया C1 की जो वैल्यू है, जो यहां से लेकर यहां तक की चर्चा कर रहे, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो C1 की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ठीक, माइनस प्लस। तो C2 की वैल्यू है यहां से यहां तक की, ये तो एक सिंगल प्लेट वाला काम हो गया ना, यहां से इन्फिनिटी तक। देखो यहां से इन्फिनिटी तक एक सिंगल प्लेट वाला काम हो गया। फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन R, तो यहां से लेकर यहां तक का जो आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है R2, तो कॉमन लेंगे, अंदर वाले को अर्थ करोगे तो ये अंदर आएगा, सिंगल प्लेट तो आंसर ये आएगा, बाहर वाले को अर्थ करोगे तो आंसर ये आएगा। इस तरीके से आप अपने आंसर दे सकते हो। अब इसके अंदर आपने यहां पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन यू विल हैव एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो बेटा केवल इस वाले में आपको के टाइम्स करना है, इस वाले में के टाइम्स नहीं करना है, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो कहानी बेटा अलग अलग होगी, तो आपको समझना है कहां से लेकर कहां तक की कैपेसिटेंस है, और उसमें अगर डालेंगे तब क्या होगा वो आपको समझने के बाद देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा लोग, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बातें करेंगे, कैपेसिटर रेजिस्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बातें करेंगे, कुछ सिमेट्रिक सर्किट्स के बारे में बात करने की कोशिश की जाएगी, बैटरी के द्वारा वर्तमान कितना होगा इस बारे में बात करने की कोशिश की जाएगी। तो काफी सारी चीजें हैं हमारे पास बात करने के लिए अभी।
तो एक लेक्चर मुझे और लगेगा पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक और कंपैरेटर को रैप अप करने के लिए, ठीक है ना। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।